सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अमरेश कुमार। मैं छात्रों के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े हुए छात्रों के लिए, विशेष रूप से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लाया हूं, जिसमें भारत का संविधान, भूगोल और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं भारत के संविधान से। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था ही क्यों? वह इसलिए कि अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे और प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था सिविल सर्विसेज के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण भाग है। न केवल प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में लिखित और साक्षात्कार में इसका महत्व है, बल्कि आपको यह एक जागरूक इंसान भी बनाता है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म्ड पर्सन होना होगा, और इन्फॉर्म्ड पर्सन आप तभी हो सकते हैं जबकि आपको देश के इतिहास, भूगोल और शासन व्यवस्था की बेहतर जानकारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से। इसमें सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सिलेबस क्या है। तो मैं यूपीएससी और बीपीएससी को लेकर के चल रहा हूं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को लेकर चलूंगा तो सभी राज्यों की सेवाओं की परीक्षाएं, सिविल सर्विस परीक्षाएं इसके अंतर्गत आ जाएं। आप गौर करके देख सकते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस के प्रारंभिक परीक्षा की तुलना कीजिए तो बीपीएससी में इसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था और यूपीएससी में इसका नाम है भारत की राज्य व्यवस्था तथा शासन। बीपीएससी में इनमें 3 बिंदु दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं। देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा योजना। और यूपीएससी में अगर गौर करेंगे तो आप देखें कि संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधी मुद्दे, इन सभी का डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा। मुख्य परीक्षा की अगर तुलना करें तो बीपीएससी में सिंपल एक लाइन लिखा हुआ है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे, जबकि यूपीएससी में इसका ये विस्तृत सिलेबस दिया हुआ है और यूपीएससी में इसका नाम है शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पॉलिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस के पेपर 3 में यह शामिल है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमारे जहन में यह सवाल उठता है कि संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं, या दोनों एक चीजें हैं, या एक दूसरे से संबंधित चीजें हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या है। एक चीजों से आप परहेज करेंगे कि जब भी हमसे कोई परिभाषा पूछा जाता है तो हम बड़े बड़े शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं। बड़े बड़े शब्दों की ओर आकर्षित नहीं होइए। सिंपल सबसे पहले गौर कीजिए कि संविधान क्या है। तो किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो मूल कानून होते हैं, जो सर्वोच्च कानून होते हैं, लेकिन कानून से ऊपर होते हैं, सर्वोच्च विधान जो होता है उसे संविधान कहते हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि विधानों के विधान को संविधान कहते हैं। संविधान न केवल उस देश के राजनीतिक व्यवस्था यानी बुनियादी ढांचे के बारे में बताता है, बल्कि वह आधारभूत सिद्धांत, वह आदर्श और मूल्य भी सामने रखता है। फिर से मैं बड़े शब्दों में पहुंच गया। देखिए, सरकार कैसी होगी, केंद्र में या राज्यों में सरकार किस प्रकार की होगी, उसकी शक्तियां क्या होगी, संघात्मक सरकार होगी या एकात्मक सरकार होगी, इन बातों को ध्यान रखना होगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठता है कि एकात्मक व्यवस्था क्या है और संघात्मक व्यवस्था क्या है। यद्यपि जब मैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ाऊंगा या अनुच्छेद 1 पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तृत बताऊंगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। लेकिन संक्षेप में यह जान लीजिए कि देश की ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सभी शक्तियां केंद्र में ही निहित होती हैं और राज्य का केवल प्रशासनिक अस्तित्व होता है, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व नहीं होता है, उनको राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भले ही 4 प्रांत हैं, लेकिन इन 4 प्रांतों को वैसे अधिकार नहीं है जैसे यूएसए के 50 प्रांतों को है। दूसरी व्यवस्था दूसरी व्यवस्था हुई संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं?
संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसे शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। इन दोनों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण, विभाजन होता है। और ऐसी व्यवस्था तभी हो सकती है जब लिखित संविधान हो। तो संघात्मक शासन व्यवस्था की तीसरी विशेषता हो गई लिखित संविधान। और जब लिखित संविधान होगा तो संविधान ही सर्वोच्च होगा, तो संविधान की सर्वोच्चता। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के कितने अवयव हो गए? 4 हो गए। पहला, दोहरी सरकार, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। और जहां संविधान की सर्वोच्चता होती है वहां पर संविधान की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो जब भी आपको संघात्मक शासन व्यवस्था की चर्चा होगी तो आपको जहन में यूएसए आ जाना चाहिए, और जो ही एकात्मक शासन व्यवस्था होगी की चर्चा होगी तो आपके दिमाग में यूनाइटेड किंगडम आ जाना चाहिए। भारत क्या है? भारत भी संघात्मक व्यवस्था का देश है। भारत के संविधान में परिसंघीय प्रणाली की कल्पना की गई है, लेकिन अनुच्छेद 1 और 1 में इसको कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी जब हम अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे तो होगा। एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि मेरे क्लास को पढ़ने के लिए आपके लिए पास क्या होने चाहिए। सबसे पहले कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठें और जिन अनुच्छेद की मैं चर्चा करता हूं उस अनुच्छेद को आप लिख लें, केवल लिख लें और ध्यान से मेरे वीडियो को सुने, देखें। साथ ही आप क्या कीजिए कि एक संविधान का बेयर एक्ट खरीद लीजिए। बेयर एक्ट किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक्ट दिया होता है। तो बेयर एक्ट बहुत सस्ती किताब है, 100 रुपए के आसपास में आती है, लेकिन आप बेयर एक्ट खरीदेंगे तो ऐसा बेयर एक्ट खरीदेंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। और जब भी मैं किसी अनुच्छेद की चर्चा करता हूं तो वीडियो जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप हिंदी और अंग्रेजी में उस एक्ट को पढ़ेंगे, बेयर एक्ट के उस अनुच्छेद को, तो आपको इसमें बेहतर जानकारी आएगी। दूसरी व्यवस्था, संविधान बताता है कि देश का शासन व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था होगी या अध्यक्षात्मक। फिर से वही बात मैं कहता हूं कि जब संसदीय शासन प्रणाली का शब्द आए तो आप यूनाइटेड किंगडम चले जाइए, और जब अध्यक्षीय शासन प्रणाली या राष्ट्रपति मूलक शासन प्रणाली जब चर्चा हो तो आप यूएसए चले जाइए। इस दोनों में क्या अंतर है? इस दोनों में अंतर यह है, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। जैसे अब नरेंद्र मोदी जी को लीजिए। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कार्यपालिका के प्रमुख हैं, किंतु वह वाराणसी से सांसद भी हैं। जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो दोनों में से किसी न किसी सदन के सदस्य हैं ही। यानी विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, और कार्यपालिका यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक सत्ता में बने रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत होता है। तो ऐसी व्यवस्था में जहां पर सरकारें लोकसभा में अपने बहुमत या संसद में अपने बहुमत के आधार पर टिकी होती हैं और सरकार का निर्माण विधायिका से होता है, ऐसी व्यवस्था को संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। भारत में यह व्यवस्था है और यूनाइटेड किंगडम में एक व्यवस्था है। लेकिन ऐसे राष्ट्र जहां राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और उन्हें संसद में दिनों दिन अपने बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसी व्यवस्था को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं, जो यूएसए है। तो यह बात कौन सा बताता है? यह बात व्यवस्था जो बताता है वह है संविधान। तो संविधान पहले क्या बताया? एकात्मक व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है, या संसदीय शासन प्रणाली है या अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, क्या आप भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? इसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे जब पार्लियामेंट संसद चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां करेंगे। फिर यहां पर आइए, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, यह कौन बताता है? यह संविधान बताता है। जैसे हमारे संविधान की शुरुआत कैसे होती है? हमारे संविधान की शुरुआत में ही है, हम भारत के लोग भारत को, और अंत में क्या है? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहां शक्ति का स्रोत कौन हुआ? भारत के नागरिक। अमेरिका का भी संविधान इसी प्रकार से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो लोक संप्रभुता है, लेकिन जनता तो संप्रभुता का प्रयोग खुद नहीं करती है, तो जनता के संप्रभुता का प्रयोग उसके चुने प्रतिनिधि सांसद करते हैं, और सांसद चुन के कहां जाते हैं? संसद। तो लोक संप्रभुता के अधिकारों का
प्रयोग संसद करती है, इसलिए भारत में संप्रभु कौन है? तो संसद है। फिर न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सर्वोच्च है क्योंकि संविधान लिखित है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है और संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। इस प्रकार से भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का अद्भुत संगम है। इस पर भी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे जब हम न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों को जानेंगे। संविधान का मूल ढांचा क्या होता है इसको पढ़ेंगे, और बहुत सारे मुकदमे हैं जैसे गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद वगैरह। तीसरी बात, संविधान यह भी बताता है कि इस संविधान को बनाया क्यों गया है, किस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं। केवल कानून बनाना तो हमारा उद्देश्य नहीं था। तो आप देखिए कि भारत में वो क्या बनाना चाहते थे। प्रस्तावना आपको याद होना चाहिए, अगला मेरा वीडियो प्रस्तावना पर ही होगा। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि भारत में क्या करना है? लोक संप्रभुता, अभी मैंने बता दिया। प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता, सोवरेनिटी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होगी भी। आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग पढ़ते थे क्या एक बिहार राज्य है, और इसका जवाब होता था नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के अनुसार से राज्य उसे कहते हैं जो चार चीजों को फुलफिल करता हो, पूर्ण करता हो। यानी राज्य के चार तत्व होते हैं। पहला क्या है? पहला एक निश्चित भूभाग, टेम्पररी नहीं, अस्थाई, एक निश्चित भूभाग जो सीमा जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अस्थाई जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता वह अधिकार है, सरकार का वह अधिकार है जो वह किसी बाहरी और आंतरिक दबाव के किसी भी विषय पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो एक राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको मान्यता तभी मिलेगी जब आपको संप्रभुता हो, और संप्रभुता को मान्यता कौन देता है? पड़ोसी देश। जैसे बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो भारत ने सबसे पहले उसे मान्यता दी कि मैं आपको एक देश के रूप में मान्यता प्रदान करता हूं। तो संप्रभुता आपके मात्र घोषित कर देने से नहीं होता है, संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी स्वीकार भी करती है। ठीक है, जैसे कि अभी ताइवान संप्रभुता के लिए अंतरराष्ट्रीय बिरादरी उसको बहुत मान्यता नहीं प्रदान करती, एक देश के रूप में नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, जबकि वो अपने आप को ओरिजिनल चीन कहता है। वो हमारा अलग विषय है। दूसरा हो गया समाजवादी। भारत में समाजवादी शब्द तो यद्यपि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन समाजवादी प्रावधान आरंभ से ही थे और यह मूल रूप से राज्य के नीति के निदेशक तत्व में है, जिसकी चर्चा हम जब संविधान की भाग 4 पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल हम यह जान लें कि समाजवाद का भारत में मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद। ऐसा नहीं कि अमीरों की संपत्ति को जबरन छीन करके गरीबों में बांट देना। आर्थिक विकास की नीतियों को इस प्रकार से संचालित करना, अमीरों पर प्रोग्रेसिव टैक्स, आप देखिए 5%, 10%, 20%, 30% टैक्स लग जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, यानी जो ज्यादा अमीर है उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो क्या करेंगे? फिर वही गरीब जनता को भोजन, आवास व्यवस्था की करेंगे, शौचालय की व्यवस्था करेंगे। तो हमारा समाजवाद इस प्रकार से है, इस पर भी अलग से चर्चा होगी। अब एक आया था पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। यहां भारत में पंथ निरपेक्षता का मतलब सर्वधर्म संभाव है, नास्तिकता नहीं। यानी भारत का संविधान या सभी धर्मों को समान महत्व देता है। दशहरा की भी आपको छुट्टी मिलती है और ईद की भी छुट्टी मिलती है। दशहरा में भी आपके मेला और पूजा, कानून व्यवस्था की व्यवस्था सरकार अच्छी तरीके से करती है। उसी प्रकार से सरकार ईद और मुहर्रम की भी व्यवस्था करती है। तो इसलिए सर्वधर्म संभाव। अगला है कि लोकतांत्रिक गणराज्य। आप ध्यान दीजिए, 2-3 शब्दों में अंतर जानते रहिए। सबसे पहले राज्य और राष्ट्र में अंतर आपको जानना चाहिए, यद्यपि ये भूगोल का विषय है, पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन यहां मैं बता दूं राज्य क्या है। बताया था कि राज्य वो है जो एक निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता तत्व से ओतप्रोत क्षेत्र को राज्य कहते हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक भावना है, एक समान जाति, धर्म, भविष्य इत्यादि के आधार पर अगर कुछ लोग आपस में एक होने की भावना रखते हैं तो उसे राष्ट्र कहते हैं, राज्य नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से लोकतंत्र और गणराज्य दोनों अलग अलग चीजें हैं।
लोकतंत्र क्या है? ऐसी सरकारें जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई है। आप इसकी परिभाषा, औपचारिक परिभाषा जानते हैं, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन संभव है कि कोई देश लोकतंत्रात्मक हो लेकिन गणराज्य नहीं हो, जैसे जापान, जैसे यूनाइटेड किंगडम। अब सवाल उठता है कि फिर गणतंत्र क्या होता है, या गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य उस राष्ट्र को कहते हैं, उस देश को कहते हैं जिस देश का संवैधानिक प्रमुख, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना हुआ हो। जब ब्रिटेन में महारानी होती है, जापान में भी महाराजा होते हैं। इवन कि आपका ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन की महारानी को अपना संवैधानिक प्रमुख मानता है, वह भी गणराज्य नहीं है। भारत गणराज्य कब बना, गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो ये सब चीजें जो है वो कौन बताता है? संविधान बताता है। लेकिन राज व्यवस्था क्या है? इसके विपरीत राज व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। राज व्यवस्था में संविधान तो बता दिया कि कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, लेकिन संविधान कोई जड़ पुस्तक तो है नहीं, वो तो प्रावधान कर देगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आएंगी तो कार्यपालिका और विधायिका में संघर्ष होगा, न्यायपालिका विधायिका में संघर्ष होगा। तो इन संघर्षों से जो चीजें सामने आती है और इस संघर्ष को जब हम पढ़ते हैं, ये उसका व्यवहारिक प्रयोग है संविधान को, उसको हम राज व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों के प्रावधान कर दिए गए। भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जब प्रैक्टिकल में आया तो दोनों के बीच संघर्ष होने लगा। इस संघर्ष को हम किसमें पढ़ते हैं? किसका विषय वस्तु हो जाता है? वह राज व्यवस्था का विषय वस्तु हो जाता है। आगे देखिए, संविधान न केवल सरकार के अंगों के बारे में बताता है बल्कि उनकी सीमाओं को भी बताता है कि आपकी यह सीमा होगी अधिकार की। और जबकि राज व्यवस्था विभिन्न सीमाओं के बीच में रहते हुए जब वो प्रैक्टिकल रूप से सामने में आते हैं और उससे जो चीजें सामने आती है उसको कहते हैं। संविधान ने वित्त आयोग बनाया और सरकार ने कार्यपालिका आदेश से योजना आयोग बनाया, और प्रैक्टिकल में क्या होने लगा? दोनों में संघर्ष। आप जानते होंगे, आप सवाल पूछे जाते हैं कि योजना आयोग संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक है। अच्छा, एक बात आप गौर कीजिए, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक, तीन चीजें हैं। संवैधानिक जिसका प्रावधान संविधान में हो, गैर संवैधानिक जिसका प्रावधान संविधान में नहीं हो लेकिन संविधान के प्रतिकूल नहीं हो, और असंवैधानिक मतलब जो संविधान के प्रतिकूल हो। तो योजना आयोग, और अभी हाल में योजना आयोग का नाम बदल करके और बहुत सारी चीजें बदल करके उसको नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये क्या है? ये गैर संवैधानिक संस्था है। तो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको हम राज व्यवस्था में पढ़ते हैं। फिर संविधान में केंद्र ने बना दिया, राज्य को बना दिया, और केंद्र और राज्य के बीच में संघर्ष हो गए। अधिकारों के लिए, वित्तीय अधिकारों के लिए, विधायी अधिकारों के लिए, कई बार प्रशासकीय अधिकारों के लिए दोनों के बीच में संघर्ष हुए। तो इस संघर्ष के समाधान के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? सरकारिया आयोग। इसलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र संबंध से है। इसकी भी विस्तृत जानकारी हम आगे देंगे। एक और बड़ी बात है, संवैधानिक सत्य और राजनीतिक सत्य दोनों एक समान नहीं होते हैं। मैं अपनी बात को और क्लियर करता हूं। संवैधानिक सत्य क्या है? भारत के संदर्भ में देखिए कि सरकारें, केंद्र की सरकार की बात मैं कर रहा हूं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी लोकसभा सरकार को नियंत्रित करेगा। लेकिन आपको मालूम है, जब सरकार सामान्य बहुमत में होती है या बहुमत के आसपास होती है तो सरकार नियंत्रित होती है विधायिका से। लेकिन जब सरकार बहुत थंपिंग मेजोरिटी में होती है, बहुत ज्यादा सरकार का बहुमत होता है, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी और वर्तमान सरकार थी, तो वह लोकसभा से नियंत्रित होने के बजाय लोकसभा को ही नियंत्रित करने लगता है, क्योंकि लोकसभा में तो बहुमत का खेल है और बहुमत इनके पास है। तो ये राजनीतिक सत्य है। तो इसको हम राज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ते हैं। राज व्यवस्था पढ़ना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, वह 2-3 स्टेटमेंट से देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यह निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है यदि जिन लोगों को इसका क्रियान्वयन सौंपा गया है वे अच्छे साबित होते हैं।
यानी संविधान की अच्छाई और बुराई उसको संचालित करने पर निर्भर करता है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के गणतंत्र होने के ठीक एक दिन पहले समापन भाषण में उन्होंने कहा था, आपको मालूम होगा वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि यह संविधान कुछ व्यवस्थित करे या न करे, देश का कल्याण उन्हीं लोगों पर निर्भर होगा जो इसके अनुसार से शासन करेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी का भी वही कहना था और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी यही कहना था कि संविधान की अच्छाई उसको चलाने वाले, संचालित करने पर निर्भर करता है। उसको कौन चलाते हैं? सरकारें चलाते हैं और प्रशासन चलाता है। तीसरी बात एक देखिए, अनुच्छेद 356 नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 356 मैंने जो कहा था कि नोट करते रहेंगे, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा की जाती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा का मतलब क्या है कि यदि कोई राज्य सरकार, राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि कोई राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार से नहीं चल रही है, तो वह उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर देता है, जिससे राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती है। ये बहुत ही परिसंघीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल प्रावधान है, लेकिन इसको संविधान में रखा गया था। आपको मालूम है क्यों रखा गया था? मैं बताता हूं। आप ये समझिए कि किसी भी संविधान का निर्माण जिन परिस्थितियों में होता है, उस परिस्थिति का संविधान पर बहुत प्रभाव होता है। एक तरफ भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा बैठी हुई थी, और दूसरी तरफ देश का दुखद विभाजन हो रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां जहां यह महसूस किया कि इस प्रावधान से देश की एकता और अखंडता पर कुछ संकट आ सकता है, तो उन्होंने केंद्र को अतिशय शक्तियां प्रदान कर दी, और उसी का परिणाम है अनुच्छेद 356। लेकिन अनुच्छेद 356 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यद्यपि यह प्रावधान केंद्र सरकार के पास राज्यों के विरुद्ध बहुत अधिक अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह मृत प्राय प्रावधान रहेगा और इसका शायद ही इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको मालूम है, गणतंत्र बनने के एक साल के अंदर, एक साल कुछ महीना, जून 1951 में 356 का प्रयोग कर दिया गया, और अब तक आपको मालूम है कितनी बार इसका इस्तेमाल हुआ है? 132 बार इस अनुच्छेद का इस्तेमाल हो चुका है। यानी 132 बार, आप नोट कर लें, 132 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है। सबसे पहला यह प्रयोग किया गया था पेप्सू। पेप्सू एक स्टेट हुआ करता था, उसका पूरा नाम था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट। इसके विरुद्ध किया गया था जून 1959 में, 59 में, जुलाई 1959 में, और हाल ही में यह इस्तेमाल किया गया था महाराष्ट्र में, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं हो पाया था और सरकारें नहीं बन पा रही थी। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यों में राज्यपाल सामान्य रूप से तो मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार से करेगा, लेकिन जिन मामलों में संविधान उनसे विवेकाधीन शक्तियों के इस्तेमाल का अपेक्षा करता है, उसमें वो अपने विवेक से काम लेगा। और अनुच्छेद 163 जो केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ही विवादास्पद है, उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर यह विवाद होता है कि किस का मामले में राज्यपाल को उनके परामर्श के अनुसार, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार से काम करना चाहिए और किन मामलों में अपने विवेक से काम करना चाहिए, इस मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। तो इस विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने कई बार राज्य सरकारों के लिए प्रशासन के सामान्य कार्यकरण में बाधा तो नहीं कहें, लेकिन विवाद उत्पन्न किया है। नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण विवाद यह हमें जानना है, राज्य व्यवस्था का यह प्रश्न है कि जब भारत गणतंत्र बना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुए और जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो अनुच्छेद 74 का समर्थन किया था, और अनुच्छेद 74 क्या है आपको बता दें। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार से काम करेगा। बाद में एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा जोड़ दी गई है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन फिलहाल इस विषय पर आइए कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आरंभ में ही इस बात से अपनी असहमति जाहिर की कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का परामर्श मानने को बाध्य नहीं है। उस समय दो विषय पर विवाद हुए। पहला, राजेंद्र प्रसाद जी का सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार में जाना, और दूसरा, हिंदू कोड बिल पर अपनी सहमति नहीं देना। 1951 में सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो के.एम. मुंशी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे और सोमनाथ के पुनरुद्धार समिति के वह अध्यक्ष भी थे। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के हैसियत से उसके सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए बुलाया, और जिससे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी असहमति जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का किसी धर्म विशेष, स्वाभाविक है हिंदू धर्म, के कार्यक्रम में जाना और उद्घाटन करना उचित नहीं है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनकी असहमति को दरकिनार करते हुए वहां गए और उद्घाटन किया। दूसरी बात, आपको पता होगा कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था तो भारत में महिलाओं को, यहाँ खासतौर पर हिंदू महिलाओं की बात की जा रही है, संपत्ति में अधिकार नहीं था, तलाक का अधिकार नहीं था, जबकि पुरुषों को एक से अधिक शादी करने का। तो एक प्रगतिशील कानून तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेकर के आए थे 1951 में, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कानून से असहमत थे। उनका कहना था कि अनुच्छेद 44 में जो एक समान सिविल संहिता की बात की गई है, तो उसके तहत सभी धर्म के पर्सनल व्यक्तिगत कानून के बारे में सुधार आना चाहिए, केवल हिंदुओं के बारे में क्यों। लेकिन उनका यह भी कहना था कि वर्तमान संसद जनता द्वारा चुनी गई संसद नहीं है, यह अंतरिम संसद है। वास्तव में संविधान सभा ने अपने आप को अंतरिम संसद के रूप में बदल लिया है। तो कृपया प्रतीक्षा किया जाए, 1952 में जब चुनाव होगा, जब चुन करके नई संसद आएगी तो उस पर यह पारित करवा लिया जाएगा। तो इन विवादों को भी हम राज व्यवस्था में पढ़ते हैं, इसलिए संविधान और राज व्यवस्था। बाद में आपको मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदू कोड बिल पारित नहीं हुआ था तो वो उन्होंने इससे त्याग कर दिया था। एक महत्वपूर्ण विषय और आता है कि संविधान, विधान यानी कानून और नियम में क्या अंतर है। सबसे पहले देखें कि इनको बनाता कौन है। संविधान को संविधान सभा बनाती है, विधान को या कानून को विधायिका बनाती है, और नियम उपनियम कौन बनाता है, कार्यपालिका बनाती है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, और कानून क्या होता है, संविधान के अधीन रहते हुए राज्य की विधायिका के द्वारा किसी खास विषय के संबंध में प्रावधानों को बनाना, सीमाओं को बनाना, उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान इत्यादि को करना, ये सभी कानून के विषय होते हैं। और फिर नियम उपनियम क्या होता है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अधीन रहते हुए कार्यपालिका जब उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए कुछ छोटे मोटे प्रावधान बनाती हैं, उनको नियम या उपनियम कहते हैं। कई बार कार्यपालिका मोटे तौर पर विधान बना देती है और विस्तृत विवरण बनाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर सौंप देती है। ऐसी स्थिति को प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं, डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम जब संसद चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर देंगे। अब आते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं। भारत के संविधान की विशेषताएं हैं, सबसे पहले कि यह लिखित, निर्मित और विशालतम संविधान है। लिखित इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, परंपराओं पर आधारित है। किसी विषय पर अगर विवाद उत्पन्न होता है तो कई अधिनियम को पढ़ करके वो लोग निष्कर्ष निकालते हैं, जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। निर्मित है क्योंकि यहाँ भारत के लोगों ने इस संविधान को बैठकर बनाया है। कितने दिनों में बनाया है, रटने में आपको होती होगी 2 साल 11 महीना 18 दिन। उल्टा रट लें, 3 साल में 12 दिन कम। 3 साल में 12 दिन कम का मतलब ये होता है 2 साल 11 महीना 18 दिन। इतने दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ और विशालतम है, इतने प्रावधान तो कहीं नहीं है। मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और इसकी संख्या आपको मालूम है बढ़ के कितना हो गई है, वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ करके हो गई है 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। दूसरा, हमारा संविधान विविध स्रोतों से लिया गया है। जैसे यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है, यूएसए से परिसंघीय प्रणाली की व्यवस्था ली गई है। आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, व्यवस्था तो वहां से ले गई, लेकिन हमारा संविधान
परिसंघीय प्रणाली के दृष्टिकोण से हमारे 1935 के अधिनियम और कनाडा के संविधान के समकक्ष करीब है, यह आगे हम आपको बताएंगे। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। इसके बारे में भी विस्तृत टेबल हम आगे पढ़ेंगे। लोक संप्रभुता अभी चर्चा की गई थी। भारत में संप्रभु कौन है? जनता संप्रभु है, क्योंकि भारत के संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। अगली विशेषता है प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी चर्चा अभी हम कर चुके हैं। अगला है कि भारत के संविधान की विशेषता है, यह परिसंघ तो है लेकिन इसमें एकात्मकता के गुण अधिक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जहां कहीं भी हमारे संविधान निर्माताओं को लेस मात्र की शंका हुई कि यहां पर केंद्र कमजोर पड़ सकता है, भारत का विभाजन हो सकता है, उन्होंने केंद्र को असीमित शक्तियां दे दी। इसलिए भारत में परिसंघीय प्रणाली तो है लेकिन मजबूत केंद्र है। अगला संसदीय सरकार की स्थापना। अभी हमने डिस्कस किया था कि भारत में सरकार विधायिका से बनती है और लोकसभा के प्रति या राज्यों में राज्य विधानमंडल के प्रति जब तक उनका विश्वास बना रहता है तब तक। अगला है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। भारत में जो शक्तियों का वितरण किया गया है, विधायी स्तर पर दो हैं, भारत की संसद और राज्यों की विधानसभाएं। प्रशासकीय स्तर पर भारत की सरकार, राज्यों की सरकार। लेकिन जैसा यहां दोनों अधिकारों का वितरण है, भूल मत कीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का संबंध केवल उस राज्य से है, मतलब उस राज्य के लिए उनको शक्तियों का वितरण किया गया नहीं। हमारे यहां न्यायपालिका एकीकृत है। सीधे वह उच्च न्यायालय सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, एकीकृत है। द्विसदनवाद। हमारा संसद बाइकैमरल है, द्विसदन है, मतलब एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा जनता द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। राज्यसभा में दो तरह के प्रतिनिधि हैं। पहला राज्य विधानमंडलों विधानसभाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। इस पर आगे से विस्तृत चर्चा होगी। अभी आपकी चर्चा किया गया, तो मैं थोड़ी देर पहले किया था कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में यहां अद्भुत समन्वय है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र या जागरूक इंसान के रूप में आपसे जब कभी पूछागा कि आप कहां के नागरिक हैं, आपके मुंह से भारत निकलना चाहिए। आपकी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता निकलना चाहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, इस तरह की बातें नहीं बोलना है। हम भारत के नागरिक हैं, न कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक हम भारत के ही होंगे। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व का यहाँ समावेश है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का भी समावेश है। मूल अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार हैं जो लोगों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यकता है, जिसे संवैधानिक गारंटी दी गई है। मूल कर्तव्य वह है जो रशिया के संविधान से लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जो जनता से अपेक्षा की गई है कि आप अगर अधिकार कुछ रखते हैं, लेते हैं, अधिकार का दावा करते हैं, तो आप कुछ कर्तव्य भी निभाएंगे। इसको हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे। राज्य की नीति के निदेशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह राज्यों को, यहां आप ध्यान दीजिएगा, आपसे यह तकनीकी सवाल पूछा जाता है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व में राज्य का क्या अर्थ है? क्या वही पॉलिटिकल साइंस वाला जिसमें था कि निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, सरकार संप्रभुता? नहीं। अनुच्छेद 36 में और मूल अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। वहां राज्य का मतलब है भारत की संसद, भारत की सरकार, राज्यों की संसद और राज्यों की सरकार, और सभी सरकारी जो प्राधिकारी है वो सभी राज्य के शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ राज्य का मतलब बिहार राज्य भी है और राज्य का मतलब राज्य विधानमंडल भी है। आगे चर्चा करेंगे। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। आप किसी भी जाति, धर्म, पंथ, रंग की धर्म को मानने वाले हों, अगर आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तो आपको एक मत देने का अधिकार है। यह है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार जब होगा तो किसी भी देश की शासन प्रणाली, लोकतंत्र के बेहतर संचालन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो तत्व है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। भारत में अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग के लिए है, जिसका काम संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा इत्यादि का चुनाव करवाना है।
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, मैं बार बार कह रहा हूं, आपातकालीन प्रावधान वो है जिसके अंतर्गत भारत की व्यवस्था संघात्मक से एकात्मक हो जाती है। ये प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और यह इसलिए किए गए थे कि अगर ऐसी आवश्यकता हुई कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार से नहीं चल रही हैं, युद्ध की स्थिति है, वायुआक्रमण की स्थिति है, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है या वित्तीय संकट की स्थिति है, तो आपातकाल का प्रावधान किया गया है ताकि केंद्र सरकार एकीकृत होकर के, ठोस होकर के मजबूती के साथ काम कर सके या फिर वह टीम इंडिया के रूप में काम कर सके। और अंत में है कि लचीलेपन और कठोरता का अद्भुत समन्वय। हमारा संविधान कठोर भी है। कठोरता और लचीलापन का संबंध संविधान की संशोधनीयता पर है। आपको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 2 के तहत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना होता है। अनुच्छेद 3 के तहत विद्यमान राज्यों का नाम, सीमा परिवर्तन इत्यादि होता है। इन दोनों का प्रयोग करते हुए, इन दोनों के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद मात्र विधि द्वारा संविधान में संशोधन कर देती है और इसे संविधान में संशोधन कहा भी नहीं जाता है। ये प्रावधान बताते हैं कि हमारा संविधान लचीला है। इसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद को बनाना या उसको समाप्त करना, उत्सादित करना, ये दोनों भी प्रावधान संविधान में संशोधन नहीं कहे जाते हैं, जबकि इससे संविधान में संशोधन हो जाता है। यह लचीलापन को बताता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है और मोटे तौर पर तो 2/3 बहुमत उपस्थित और मत देने वाले 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन होता है। लेकिन कुछ ऐसे संशोधन हैं जो संशोधन को करने के लिए आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। जब अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे तो उसके बाद वहां पर विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि परिसंघीय प्रणाली को प्रभावित करने वाले ऐसे सभी प्रावधान में अगर संशोधन की जरूरत पड़ती है तो आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद संविधान के सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचा से संबंधित हो। मूल ढांचा क्या है? परिसंघीय प्रणाली। मूल ढांचा क्या है? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा कब बना, कब घोषित किया गया? इसको SR बंबई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया था। परिसंघीय प्रणाली को कब किया था? परिसंघीय प्रणाली को भी इसी में कहा था, SR बंबई मामले में। तो इस प्रकार से हम इस विषय को भी विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। और आज का क्लास इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। क्योंकि यह पहला वीडियो है, इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं, कुछ साउंड समस्याएं, कुछ लाइट से संबंधित समस्याएं ये आ सकती हैं। और आगे आपके अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके अनुसार से सुधार करूंगा। बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार सुने। और अगर बार बार सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू, नमस्कार।